जो लोग हमारी इन चर्चाओं को नियमित रूप से सुनते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें पता है कि हम हमेशा कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों की गहराई में जाते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज के जो स्रोत है हमारे पास, वो कोई आम किताबें या जर्नल नहीं है। हाँ, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे या पुलिस भर्ती, उनकी तैयारी के लिए बनाए गए बेहद सघन नोट्स और स्लाइड हैं। और इन सामग्रियों की खासियत ही यही होती है कि ये जटिल विज्ञान को बहुत ही कम शब्दों में और सटीक तरीके से समेट देते हैं। एकदम सही। तो आज की चर्चा का विषय है विटामिन और पोषण विज्ञान। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि विटामिन क्या होते हैं, बल्कि हमारा मिशन ये समझना है कि बिना रटे इन्हें याद रखने की कुछ बेहद दिलचस्प ट्रिक्स क्या हैं। मतलब अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है, और इस मशीन का पूरा सिस्टम इन छोटे छोटे यौगिकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत के हिसाब से जो सबसे बुनियादी परिभाषा दी गई है वो ये है कि विटामिन असल में कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम भी जुड़ा हुआ है, जिसे हम ऊर्जा का भ्रम या एनर्जी मिथ कह सकते हैं। अरे हाँ, ये तथ्य तो मुझे बहुत हैरान करने वाला लगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि विटामिन की गोली खा ली तो खूब ताकत आ जाएगी। यही सबसे आम गलतफहमी है। स्रोत साफ साफ बताता है कि शरीर को विटामिन से कोई प्रत्यक्ष ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती। परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो अगर इनसे ऊर्जा नहीं मिलती तो शरीर को इनकी इतनी जरूरत क्यों है? मतलब इनकी कमी से तो लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण है मेटाबॉलिज्म। भले ही शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनका मुख्य काम हमारे चयापचय या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। तो ये ऊर्जा नहीं बनाते बल्कि ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। एकदम सही। इसे ऐसे समझें, कार्बोहाइड्रेट या वसा हमारी गाड़ी का ईंधन है, लेकिन विटामिन वो स्पार्क प्लग है जो उस ईंधन को जलाकर ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है। स्पार्क प्लग में खुद कोई ऊर्जा नहीं होती। स्पार्क प्लग, क्या बेहतरीन उपमा है। बिना स्पार्क के ईंधन किसी काम का नहीं। और इन विटामिन्स की खोज का इतिहास भी काफी रोचक है। हाँ, विज्ञान के इतिहास में ये एक बड़ा मील का पत्थर था। स्रोत बताता है कि विटामिन की खोज वैज्ञानिक कासिमिर फंक ने की थी, और नोट्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, विटामिन डिस्कवरी और उसके आगे लिखा है फंक। बस एक शब्द। परीक्षाओं के लिए बनाई गई ट्रिक्स का यही सौंदर्य है। वे सीधे उस तथ्य पर निशाना साधती हैं जो पूछा जाएगा। बिल्कुल। और ट्रिक्स की बात हो ही रही है तो स्रोत में दी गई सबसे मजेदार ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य रूप से 6 विटामिन होते हैं, A, B, C, D, E और K। और इनके रासायनिक नाम याद रखना काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, इसीलिए नोट्स में एक बहुत ही रचनात्मक लाइन दी गई है, रथ पर एक टॉफी। इस ट्रिक में पर शब्द साइलेंट है। असल में ये रथ एक टॉफी है जो इन 6 विटामिन के वैज्ञानिक नामों को क्रम से याद रखने का जादुई तरीका है। ये सूचनाओं को व्यवस्थित करने का शानदार तरीका है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले रथ शब्द का र। तो र से बनता है रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रेटिनॉल शब्द सीधे हमारी आंख के रेटिना से जुड़ा है। हाँ, फिर आता है थ से होता है थायामीन, जो विटामिन बी है। हाँ, थायामीन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ट्रिक का अगला शब्द है एक, तो ए से हुआ एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। और क से बनता है कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल में कैल्सी सीधे कैल्शियम की ओर इशारा करता है। एकदम सुव्यवस्थित है ये। अब आखिर में आता है टॉफी। टॉफी के टा या टॉ से हमें मिलता है टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई है। और फी से बनता है फिलोक्विनॉन, जो विटामिन के का नाम है। तो रथ पर एक टॉफी, रेटिनॉल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनॉन। एक तार्किक क्रम में सब याद हो गए। मतलब कैसे एक छोटी सी एनालॉजी से विज्ञान के इतने भारी भरकम शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं। अब जब नाम स्पष्ट हो गए हैं तो इनकी कमी से होने वाले रोगों और स्रोतों पर बात करते हैं। हाँ, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
शुरुआत फिर से विटामिन ए से करते हैं। स्रोत के अनुसार इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जैसा कि हमने रेटिना की बात की थी, विटामिन ए की कमी से आंखों में वो पिगमेंट नहीं बन पाता जो कम रोशनी में देखने के लिए जरूरी है। और इसके मुख्य स्रोत गाजर, दूध और हरी सब्जियां बताए गए हैं। गाजर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है जिसे शरीर रेटिनॉल में बदल लेता है। अब विटामिन बी पर आते हैं। नोट्स के अनुसार इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण जोड़ना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सरलीकरण के लिए सिर्फ विटामिन बी लिख देते हैं, लेकिन ये एक अकेला यौगिक नहीं है। हाँ, ये तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है ना। बिल्कुल। B1, B2, B3, B6, B12 ये सब मिलकर शरीर के नर्वस सिस्टम को सुचारू रखते हैं। और बेरी-बेरी मुख्य रूप से B1 यानी थायमीन की कमी से होता है। समझ गई। अब बढ़ते हैं विटामिन सी की ओर। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी पुराने समय में नाविकों को बहुत होता था क्योंकि उनके पास ताजे फल नहीं होते थे। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, जो शरीर को बांध कर रखता है। स्रोत बताता है कि इसके मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं, जैसे आंवला, संतरा और नींबू। आंवला तो इसका पावर हाउस है। एकदम सही। अब बात करते हैं परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न की। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? इसका सीधा उत्तर है विटामिन डी। सनशाइन विटामिन। हालांकि तकनीकी रूप से यह हार्मोन की तरह ज्यादा काम करता है। शरीर इसे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से खुद बना सकता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। इसके प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल है। बिना विटामिन डी के शरीर कैल्शियम सोख ही नहीं सकता, इसीलिए हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। अब सूची के आखिरी दो विटामिन ई और के। एक्सपर्ट विटामिन ई के बारे में क्या कहेंगे? स्रोत के अनुसार इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई एक बहुत शक्तिशाली और एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। इसीलिए इसकी कमी फर्टिलिटी इशू से जुड़ी है। और विटामिन के, इसका काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग बनाना। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर से खून जल्दी नहीं रुकता। एक छोटी सी खरोच से भी लगातार खून बह सकता है। रक्त स्कंदन के लिए फिलोक्विनोन यानी विटामिन के अनिवार्य है। बाप रे, ये यौगिक कितने जरूरी हैं शरीर के लिए। इन सब बीमारियों को समझने के बाद स्रोत एक और तकनीकी पहलू सामने लाता है, विटामिन्स की घुलनशीलता। हाँ, सॉल्युबिलिटी। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, कुछ पानी में घुल जाते हैं और कुछ वसा यानी फैट में। और इसके लिए भी नोट्स में कमाल की ट्रिक्स हैं। जल में घुलनशील विटामिन के लिए ट्रिक है BC पानी। मतलब विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं। और जो वसा में घुलनशील हैं, उनके लिए स्रोत में एक बहुत ही रोचक ट्रिक है KEDA, जिसे हम कीड़ा पढ़ सकते हैं। कीड़ा, KED और A, ये चारों वसा में घुलनशील हैं। कुछ जगह इसे ADEK भी लिखा जाता है। तो KEDA वसा में और BC पानी में। लेकिन इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? अगर हम इसे एक बड़े चित्र से जोड़कर देखें तो पानी में घुलनशील विटामिन यानी B और C शरीर में टिकते नहीं हैं। ये पसीने या मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। मतलब इन्हें रोज भोजन से लेना पड़ता है। एकदम। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, ये हमारे लिवर और फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। शरीर इन्हें महीनों तक इस्तेमाल कर सकता है। ये तो पूरी डाइट की अप्रोच ही बदल देता है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो रासायनिक नाम याद रखने के लिए हमने देखा रथ पर एक टॉफी, घुलनशीलता के लिए BC पानी और कीड़ा वसा में। और हमने स्रोत और बीमारियों का भी तार्किक विश्लेषण किया। लेकिन इन नोट्स की जानकारी से एक बहुत ही गहरा विचार भी सामने आता है। बिल्कुल। क्योंकि विटामिन B और C पानी में घुलनशील हैं और शरीर से हर दिन बाहर निकल जाते हैं। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली में, जहां हम अक्सर ताजे फलों और नींबू या संतरे को नजरअंदाज कर देते हैं, हम अनजाने में ही खुद को हर दिन एक हल्की विटामिन C की कमी की ओर धकेल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। उन विटामिन के मुकाबले जो वसा में सुरक्षित जमा रहते हैं, क्या हम हर रोज पानी में घुलनशील विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। अगली बार जब लोग पानी पिएं या कोई खट्टा फल देखें तो इस बारे में जरूर विचार करें। इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।